चलिए, तो कंप्यूटर का एक वीडियो मैंने डाला हुआ है 101 लाइनर, जिसमें आधे घंटे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर करा दिए। एक और हम कंप्यूटर का एक सेक्शन देखते हैं 1 लाइनर, जिसमें थोड़े एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। हो सकता है 5-10 पॉइंट आपको पुराना भी देखने को मिलेगा और कुछ पॉइंट्स नया भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी 5th जनरेशन में कौन सा तकनीक का प्रयोग होता है? तो ध्यान रखना, पहले तो आप जनरेशन याद रखेंगे कैसे, 15, 10, 10, 15, ये पहला जनरेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 1940 से स्टार्ट करना, 15 जोड़ोगे 55, फिर 10 जोड़ोगे 55 से 65, फिर 10 जोड़ोगे 65 से 75, और फिर 15 जोड़ोगे 75 से 90, और 90 के बाद से लेके अब तक ये 5th जनरेशन है। तो पांचों जनरेशन के पहले तो आपको ईयर याद हो जाएंगे। ये थोड़ा आगे पीछे है, मैं अपने सुविधा के लिए इसको ऐसे बना लिया हूँ, आपको भी याद करने में आसानी होगी। उसके बाद देखो अलग अलग जनरेशन में क्या क्या यूज किया गया उसको मैं बताता हूँ। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड यूज किया गया, दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किया गया, तीसरे में आईसी चिप यूज किया गया, चौथे वाले में अच्छा आईसी चिप और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन ये यूज किया गया था। चौथे में वीएलएसआई यूज किया गया और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। पांचवे वाले में अल्ट्रा लार्ज सुपर स्केल इंटीग्रेशन या एसएसएलआई सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये पांचवें जनरेशन में यूज किया गया। ये तो हम पढ़े ही थे। उसके अलावा पहले जनरेशन में मशीन लैंग्वेज, दूसरे में असेंबली लैंग्वेज, और तीसरे में फिर हाई लेवल लैंग्वेज व्यापक तौर पर चालू हो गया। फिर दूसरे वाले में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्टार्ट हमको देखने को मिला, ठीक है। डिवाइस के रूप में आप रैम रोम भी ये 3rd जनरेशन में चालू हो गया। जीयूआई बेस्ड आपका 3rd जनरेशन में 4th जनरेशन में जीयूआई, 3rd जनरेशन में आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो गया। 5वें जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होना चालू हो गया। तो ये एकदम क्विक रिवीजन है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में क्या यूज हुआ, कौन से टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूट्रल नेटवर्क का। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, वीवीएमपी है, याद कर लेना, इंटेल 4004 1971 का, इंटेल 4004 1971 का। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले बार, लेकिन हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हो। ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे क्वेश्चन गए हैं। और ये देखो कुछ एग्जाम्स तो मतलब ये इसमें 100 पॉइंट अगर आप देखने को मिलेंगे ना, तो 70-80 पॉइंट तो व्यापम में जो पूछे वो है, और 20-30 क्वेश्चंस को मैं दूसरे बैंकिंग एग्जाम से भी उठाया थोड़ा हाई लेवल डालने के लिए, ठीक। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, हर्ट्स में या मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज, हर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज। 80 का फुल फॉर्म क्या है, तो 80 का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये सब ना कोडिंग सिस्टम है, ठीक है। जैसे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है वैसे यूनिकोड भी मिलेगा, नेक्स्ट वाला यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल कोड। तो 80 के बाद ये यूनिकोड आया, 80 के बाद यूनिकोड आया। इसमें बस डायरेक्ट याद कर लेना यूनिकोड में कितने बिट्स का प्रयोग होता है, तो 16 बिट या उससे ज्यादा, ठीक है, उससे 16 बिट या उससे ज्यादा का प्रयोग किया है। अब इसके अंदर डीप जाने का कोई सेंस नहीं बनता है। यूनिकोड का फुल फॉर्म यूनिवर्सल कोड, 80 का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। कंप्यूटर का दिमाग किससे आता है, सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू का मुख्य कार्य क्या है, तो यहाँ पर फिर से कल जैसे थोड़े पॉइंट रिपीट हुए हैं। सीपीयू में एएलयू होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि मल्टीप्लिकेशन मैथ्स ऑपरेशन यही होंगे, रीजनिंग वाला लॉजिक ऑपरेशन यही होगा एएलयू में। फिर एक कंट्रोल यूनिट होता है, पूरा कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने का काम किसका होता है, सीयू का, और स्टोरेज का काम किसका होता है, एमयू का होता है। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और एक ये टेस्ट करता है जिसको क्या बोलते हैं, पोस्ट, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो ये देखता है कि सारे पुर्जे सही तरीके से काम कर रहे कि नहीं कर रहे, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। फर्मवेयर क्या है, फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर भी सॉफ्टवेयर ही है जो हार्डवेयर कैसे काम करेगा वो बताता है, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट क्लियर हुए। चलो, रजिस्टर मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है, स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी, सबसे कम कैपेसिटी वाला है और लेकिन फास्टेस्ट है। इसके बाद कैश मेमोरी आता है। कल मैं प्राइमरी मेमोरी में 4 मेमोरी बताया, रैम, रोम, रजिस्टर, कैश, रैम, रोम, रजिस्टर, कैश। हालांकि सारे प्राइमरी मेमोरी स्पीड काम करते हैं, फास्ट काम करते हैं, प्रोसेसिंग स्पीड तेज होती है, लेकिन अगर हम तुलना करें तो सबसे
कम स्टोरेज कैपेसिटी होती है रजिस्टर की, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड भी इसी की होती है। उसके बाद सेकंड नंबर आता है कैश का। तो स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इनसाइड सीपीयू इज रजिस्टर मेमोरी। कैश मेमोरी का क्या कार्य है? तो कैश मेमोरी, ध्यान रखना, प्रोसेसर और रैम के बीच स्पीड बढ़ाता है, ठीक है। रोम का कौन सा प्रकार केवल एक बार लिखा जा सकता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है ना, प्रोग्रामेबल, लेकिन बार बार लिखने वाला फिर वो इरेजेबल हो जाएगा, जिसको मिटाया जा सके फिर से लिखा जा सके। तो ये देखो, रोम से संबंधित ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। रोम का कौन सा प्रकार केवल एक बार लिखा जा सकता है? तो आप याद रखना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल है, उसमें इरेजेबल शब्द नहीं जुड़ा है। इरेजेबल नहीं है मतलब भैया वो मिटाया नहीं जा सकता डेटा, और जब तक हम डेटा को मिटाएंगे नहीं तो नया लिख नहीं सकते। तो अगर पूछे कि कौन सा रोम का कौन से प्रकार में डेटा को बार बार लिखा जा सकता है, तो वो ई प्रोम से चालू हो जाएगा। जैसे ये ई प्रोम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डी रैम और एस रैम में क्या अंतर है? देखो, रैम के भी मैंने दो प्रकार बताए थे, डायनेमिक और स्टैटिक, ठीक है, डायनेमिक और स्टैटिक, डायनेमिक और स्टैटिक। अब इसमें भी मैंने इसको रिलेट करा के याद कराया था। अगर आपसे पूछे कि दोनों में स्पीड किसकी ज्यादा है, तो एस से स्टैटिक और एस से स्पीड, स्टैटिक की स्पीड डायनेमिक से थोड़ा सा ज्यादा है, इस बात को आप याद रखना। डी से डायनेमिक और डी से दो, तो डायनेमिक में दो चीजें यूज होती है, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों होता है, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों होता है, जबकि स्टैटिक में सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर यूज होता है। तो डी रैम और एस रैम की ये बातें आप याद रखेंगे। वर्चुअल मेमोरी क्या है? हार्ड डिस्क का वह हिस्सा जो रैम की तरह उपयोग होता है, हार्ड डिस्क का वह हिस्सा जो रैम की तरह उपयोग होता है। सपोज रैम की अपनी एक लिमिट होती है, वो खत्म हो जाता है और कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए और मेमोरी चाहिए, तो वो हार्ड डिस्क का कुछ हिस्से को एज अ प्राइमरी मेमोरी यूज कर लेता है, एज रैम यूज कर लेता है। ये इस बात से एक उदाहरण, मैंने इसको डिटेल में तो काफी अच्छे से बताया, इस पर 10-15 मिनट चर्चा भी की हम लोग ना। वर्चुअल मेमोरी कोर क्या है ये सब हमने बताया, लेकिन अभी एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे देखो, मेरे घर में मान के चलो एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड रहता है जो कभी भी हमेशा रहेगा। अगर सिक्योरिटी गार्ड किसी कारणवश मैंने उसको कुछ और काम दे दिया, अब ये तो भैया घर असुरक्षित हो गया, कोई भी आ जाएगा, तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक स्टाफ है, बोले स्टाफ को वहीं पे बैठा दिया, भैया उसको सिक्योरिटी गार्ड नहीं बना रहे, बस ये बोल दे कि तुम बस बैठे रहो वहीं पे, वहीं बैठ के अपना लैपटॉप चलाओ, ठीक है। तो उसको मैंने क्या किया, अपने पास एक जो दूसरे स्टाफ थे उनको एक नया काम दे दिया, या पुराना जो उससे मेरा काम अटका नहीं। बस वर्चुअल मेमोरी बस ऐसी है, हार्ड डिस्क का कोई हिस्सा जो रैम की तरह यूज करते हैं प्रोसेसिंग में। एक्सेस टाइम क्या? एक्सेस टाइम डेटा को एक्सेस करने में लगने वाला समय। एक्सेस टाइम मतलब क्या होता है? डेटा को एक्सेस करने में लगने वाला समय, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है, प्राइमरी मेमोरी के 4 उदाहरण, रैम, रोम, रजिस्टर, कैश, इसके अलावा जो भी बचा सब क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, इसको मैंने पिछले लेक्चर में बढ़िया चार्ट के माध्यम से बताया हुआ, अभी मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पिछले लेक्चर में हो गया। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण बताइए, तो सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में आता है। सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, एचवीडी, एचवीडी का फुल फॉर्म क्या है? होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। सीडी का क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। तो ये 4 ऑप्टिकल स्टोरेज के डिवाइस हैं। ऑप्टिकल इसलिए क्योंकि जहां जहां लाइट का उपयोग हो जाए डेटा को पढ़ने में, तो वो ऑप्टिकल हो जाता है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण क्या है? हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप, जिसमें से मैग्नेटिक टेप, देखो ये मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप है, ये सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क सब मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। ओसीआर क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसमें थोड़ा सा मैं स्पीड मेंटेन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन मोड चल रहा है, रिवीजन मोड चल रहा है, हम बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते एक एक लाइन को, एक एक टॉपिक को, इसलिए एकदम कम समय में रिवीजन करने का काम कर रहे हैं। और अमीन पटवारी के एग्ज़ाम से पहले मैं ऐसे बहुत सारे टॉपिक ला के आपको पढ़ा दूंगा, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो। हिस्ट्री में भी देखोगे जैसे एकदम शॉर्ट टॉपिक, महात्मा गांधी से संबंधित आंदोलन, ये बार बार पूछे जाते हैं। आज एक और वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, वो जितने भी युद्ध हुए ना एंशियंट हिस्ट्री से, तो महाभारत के युद्ध से लेकर कारगिल के युद्ध तक के बीच का जो भी इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक मिला के सबको मैंने एक साथ बता दिया। तो ऐसे में रिवीजन मोड लेकर आ रहा हूँ जितना हो सके, तो ये कम टाइम में आपके रिवीजन के लिए आसानी होगा। इकोनॉमिक्स का 200-250 वन लाइनर पहले का है रिकॉर्डेड फॉर्म में, लेकिन उसके अलावा और थोड़ा कट शॉर्ट करके रिवीजन मोड के लिए वो भी मैं लेके आ जाऊंगा। इंग्लिश में बच्चों को वोकैब में दिक्कत होता है, वन वर्ड में दिक्कत होता है, तो वो भी
आधे एक घंटे में हम समझ लेंगे, जितना वीवीएमपी है कर लेंगे, नियम भी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। वैसे ही अगर हो सके तो हिस्ट्री के अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब भी अगर आप बोलेंगे तो ला लेंगे। कभी कभार होता है कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बन जाते हैं, इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, साइंस का हिस्सा रहता है, एकदम इजी है। तो इन्वायरमेंट में 50-100 क्वेश्चन ही अगर आप रट लेंगे ना, तो वहां से कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर पूछा जाएगा तो। ठीक है। आजकल व्यापम में दर्शन के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, खास करके जो आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन है, मतलब षड दर्शन और जो बचे हुए 3 नास्तिक दर्शन है, बौद्ध, जैन और चार्वाक दर्शन, वहां से भी सवाल पूछ दिए जा रहे हैं। तो उसके भी 50-100 पॉइंट मैं लेके आपको कवर करा दूंगा, तो हो सकता है वहां से भी आपका सारा टॉपिक खत्म हो जाए। तो सर रिविजन मोड पे चलेंगे, क्लियर जी, बिल्कुल इंडियन ज्योग्राफी का भी बना देंगे। चलो, ओएमआर किसके काम आता है? कल ही किसी ने पूछा सर ओएमआर, ये ओएमआर शीट, तो यही ऑब्जेक्टिव आंसर शीट पढ़ने में काम आता है। माइकर का उपयोग बैंक के चेक वेरिफिकेशन के लिए होता है। डिजिटाइजर क्या है? ड्राइंग या इमेज को डिजिटल रूप में बदलता है, ड्राइंग या इमेज को डिजिटल रूप में बदलता है। अरे कुछ नहीं, जैसे देखो हमारा जो एक अभी तो मोबाइल भी ना बोल सकते हो आप इसको, डिजिटल टाइप का काम करता है। नहीं, मोबाइल को नहीं बोल सकते। एक और मेरे पास टैब है, उसका यूज़ मैं बहुत कम किया हूँ। जैसे मैं चाहूँ तो अपने लैपटॉप से उसको कनेक्ट करके, ये स्टाइलस है, ये मेरा डिजी टैब रहेगा, इस पर मैं कुछ कुछ लिखूंगा, वो सीधे आपकी स्क्रीन में दिखेगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पे लिखने के लिए कुछ नहीं रहेगा, काला सा पट्टी रहेगा, उसके ऊपर लिखूंगा, लेकिन आपकी स्क्रीन में दिख जाएगा। तो डिजिटाइजर क्या कर रहा है? ड्राइंग या इमेज को डिजिटल फॉर्मेट में दिखा रहा है। तो कई लोग पढ़ाने के लिए उसका भी उपयोग करते हैं। लाइट पेन किस डिवाइस का प्रकार है? लाइट इनपुट डिवाइस है, यूज्ड विद सीआरटी मॉनिटर। इसमें क्या करते हैं पता नहीं, इनपुट डिवाइस है, और ये पॉइंटिंग डिवाइस भी है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। प्लॉटर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स और मैप बनाने के लिए। प्लॉटर का प्रयोग किसके लिए होता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनाने के लिए। ये एक प्रकार का कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। चलो, अगर ये भी पूछे कि भैया ये प्लॉटर क्या प्रिंट करके देता है, तो वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंट करके देता है। याद रखना, वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंट करके देता है, भी आगे आएगा। वेक्टर ग्राफिक्स मतलब जितने भी गणितीय आकृति है ना, लाइन, कर्व, ग्राफ, शेप, इसके माध्यम से जो भी इमेज बनाया जाए। प्लॉटर का प्रयोग किसके लिए होता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के लिए। देख लिए, टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है? अब देखो, टच स्क्रीन जो है वो दोनों रूप में काम करता है, इनपुट के भी आउटपुट के। बोले सर ये जैसे ये टच स्क्रीन है, मॉनिटर है ना, ये मॉनिटर क्या है? टच स्क्रीन है। अच्छा समझ लो, कई लैपटॉप देखना, हमारे पास ज्यादातर जो लैपटॉप है वो उसका मॉनिटर जो है, उस मॉनिटर में आप सिर्फ देख सकते हो, उसको छूने से ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक, लेकिन कई ऐसे भी लैपटॉप आते हैं जो डायरेक्ट आपको टैप करने की जरूरत नहीं है, टाइप वगैरह करने की जरूरत नहीं है, वहीं आप स्क्रीन करेंगे, कोई फोल्डर ओपन करना है तो दबा दिए। जैसे पहले कीपैड मोबाइल आता था, मॉनिटर में सिर्फ आप देख सकते हो, लेकिन अब जो है कीपैड मोबाइल कहाँ गायब हो गए, सारे टच स्क्रीन वाले मोबाइल हैं, जो आपको स्क्रीन में मॉनिटर के रूप में कुछ दिखा भी रहे, तो आउटपुट भी हो गया और आप उसी में ऑपरेट भी कर रहे हैं, इनपुट भी हो गया। तो टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। एटीएम जो आपका रहता है, एटीएम इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस का उदाहरण है। एटीएम का जो स्क्रीन रहता है ना, उसमें आप उसी में ऐसे पैसा निकालना है तो पैसा निकाल भी रहे हो छू के, उसमें आप अपना पैसा देख भी रहे हो, तो इनपुट आउटपुट दोनों के रूप में काम कर रहा है। बारकोड रीडर कौन सा सिग्नल पढ़ता है? ऑप्टिकल सिग्नल को पढ़ता है। जॉयस्टिक का उपयोग किस में होता है? तो गेमिंग और सिमुलेशन कंट्रोल में, गेम के लिए जॉयस्टिक यूज किया था। स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस? आउटपुट डिवाइस। ये जॉयस्टिक के बारे में कितने बार यहाँ पर मैं पूछा जा चुका है। प्रिंटर और डिस्प्ले देखो, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का मैंने बताया था, 3 ही प्रिंटर नॉन इंपैक्ट है, उसके अलावा जो भी पूछ दे इंपैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इंपैक्ट के उदाहरण LIT, लाइट बस याद रखना, L से लेजर, I से इंकजेट, T से थर्मल। इसके अलावा जो भी बच जाए क्या है? वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। डेजिबल प्रिंटर किस प्रकार का उदाहरण है? तो इंपैक्ट प्रिंटर। जो बच जाए, डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट, डेजिबल इम्पैक्ट, कैरेक्टर इम्पैक्ट, ठीक है, चैन, लाइन, ड्रम, बैंड, सब कौन से इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाएंगे। लेजर प्रिंटर, इसका मैकेनिज्म मैंने बताया हुआ है रेगुलर क्लास में कि लेजर प्रिंटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटिंग प्रिंसिपल पर। किस प्रिंसिपल पर काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटिंग प्रिंसिपल। प्रिंटर की स्पीड कैसे मापी जाती है? कैरेक्टर पर सेकंड, लाइन पर मिनट और पेज पर मिनट। ठीक है। प्लॉटर क्या प्रिंट करके देता है? वेक्टर ग्राफिक, अभी मैंने बताया। ठीक है, चलो, मोनोक्रोम डिस्प्ले में क्या होता है? मॉनिटर के कलर के आधार पर देखें तो मोनोक्रोम और कलर, 2 मॉनिटर होते हैं। तो मोनोक्रोम डिस्प्ले जिसमें एक ही रंग और उसके शेड के माध्यम से सारा चीज डिस्प्ले होता है ना, मोनोक्रोम में केवल एक रंग। पिक्सल का उपयोग कहाँ होता है? तो डिस्प्ले रिजोल्यूशन मापने में। जैसे भी अगर रिजोल्यूशन 100x100 का है तो मैं ये बोलूंगा कि 100 × 100 यानी कि 10,000 पिक्सल हैं।
ठीक है। तो रिजोल्यूशन का अर्थ क्या होता है, नंबर ऑफ पिक्सल पर इंच, जितने ज्यादा पिक्सल उतना ज्यादा अच्छा इमेज क्वालिटी। रिफ्रेश रेट का क्या मतलब है, स्क्रीन पर इमेज के रिड्रॉ होने की गति। एक सेकंड में वो कितने बार अपने आप को कलर बदल लेता है, चेंज बदल लेता है, पिक्सल का रंग बदल लेता है। सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, तो भैया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूजर और हार्डवेयर के बीच एक कड़ी का काम करता है। ये हो गया यूजर, ये हो गया हार्डवेयर, मतलब जैसे कंप्यूटर हो गया, तो इसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम एक कड़ी का काम करता है। ठीक। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, लाइनक्स, मैंने बताया लाइनक्स याद रख लेना। उसके अलावा जितने भी फ्री वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मैं बता दूंगा। फिलहाल लाइनक्स करके आप याद रखेंगे, लाइन लग जाता है, कोई भी चीज़ फ्री में मिलती है तो लाइन लग जाता है लाइनक्स। एंड्रॉयड किस कर्नल पर आधारित है, लाइनक्स कर्नल पर। विंडोज एनटी में, एनटी का क्या अर्थ है, विंडोज एनटी यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी, विंडो एनटी यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी क्या है, बोलने से क्या है, विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है। एमएस मतलब विंडोज एनटी। चलो आगे बढ़ते हैं। मल्टीटास्किंग का अर्थ क्या है, एक साथ कई काम करना, मल्टी, मल्टी मतलब बहुत, टास्क मतलब काम, तो एक साथ कई कार्य करना क्या कहलाता है, मल्टीटास्किंग कहलाता है। बूटिंग क्या है, तो बूटिंग कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया, और मैंने इसको टेक्निकल शब्दों में भी बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लोड होना क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। कोल्ड बूटिंग मतलब पावर ऑन, और रीस्टार्ट करोगे मतलब वार्म बूटिंग है ना, वार्म बूटिंग, रीस्टार्ट वार्म बूटिंग। और ये कोल्ड मतलब बंद को चालू करना। GUI का अर्थ क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस का उदाहरण है, या कमांड बेस्ड इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस का उदाहरण कौन सा है, MS DOS। इसमें कोई ऑपरेट खोलना, जैसे अभी भैया GUI बेस्ड हो गया, कोई मेरे को आइकन खोलना है, कोई फाइल डायरेक्टरी खोलना है, तो भैया से बस क्लिक कर दूंगा खुल जाएगा, वो GUI बेस्ड है। लेकिन अगर यही चीज MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में करना होता तो पूरा कमांड लिखना पड़ता, तब जाके वो खुलता। फाइल एक्सटेंशन डॉट .exe किसे दर्शाता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये जितने भी एक्सटेंशन वाले हैं ना, JPG, TFT, MP3, MP4 एक्सेट्रा, .ppt, .xls, ये सब एक्सटेंशन पूछे जाते हैं, VVIMP है, याद रखेंगे एक्सटेंशन को। 50 क्वेश्चन हुए, ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है, नहीं मैथ्स की क्लास को करेंगे, अभी मैं इंग्लिश के 100 नियम कराना चाह रहा था, कल 85 हुआ। विंडोज एनटी में स्टार्ट बटन नहीं होता क्या, मैं चेक तो नहीं किया हूँ जी, ठीक है स्पीड सही है, चेक नहीं किया हूँ नवदलाल जी, उसको एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा। चलो, बाकी आपने यूट्यूब में अपना फुल मार्क्स, फुल एंड टेस्ट का मार्क्स बताया, वो चेक किया मैंने, उसको आप और आप मतलब कम से कम 80-85 तक ले जाने की कोशिश करें, 15-20 मार्क्स और ऐड हो सकते हैं उसमें। चलो भैया, नेटवर्किंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, डेटा शेयरिंग और कम्युनिकेशन। ये हम किस में, नेटवर्किंग, वो नेटवर्क मार्केटिंग मत करें, है ना, नेटवर्क ही से ही जुड़े हुए भैया, डेटा शेयर कर रहे हैं, मैं आपको, आप मुझे, है ना। लैन का पूरा नाम क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो देखो लैन, मैन, वैन, ये सब नेटवर्क के पार्ट है, टाइप्स हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, और ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो मैन और वैन में क्या अंतर है, मैन थोड़ा शहरों तक सीमित हो जाता है, सिटी लेवल, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो देश तक या पूरे दुनिया तक सीमित है, समझ लो। आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, देखो दो प्रकार के आईपी एड्रेस है, आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, वर्जन 4 होता है, V4, और आईपी वर्जन 6, ये 32 बिट का होता है, ये 128 बिट का होता है। इसमें डॉट डॉट रहते हैं ना, 198.168, 192, 198.168.0.1 इस टाइप का आपको आईपी एड्रेस देखने को मिलेगा, ठीक है। आईपी वर्जन 6 में कितने बिट होते हैं बोलने से, तो 128 बिट होते हैं, ठीक। ये डेसिमल सिस्टम पे काम करता है, ये हेक्साडेसिमल, ओके, इतना याद रहेगा। और उसके अलावा जानकारी, ये डॉट से या पीरियड से अलग होता है, इसमें कॉलन से, इस टाइप के नंबर से अलग होते हैं। डीएनएस का पूरा नाम क्या है, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। मैक एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस क्या है, तो मैक एड्रेस हार्डवेयर एड्रेस है, मतलब कोई भी लैपटॉप हो गया, कोई लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, कोई भी सिस्टम हो गया, उसके नेटवर्क कार्ड का एक यूनिक आईडी है, जैसे आधार कार्ड बोले नहीं वैसी है, ठीक है। तो कोई भी लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, कोई भी सिस्टम हो गया, उसका
आप उसके नेटवर्क कार्ड का यूनिक आईडी क्या कहलाता है? मैक एड्रेस कहलाता है। मैक बोले तो क्या है, वो मैक बुक वाला मैक नहीं है, मैक एड्रेस यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक का फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। बोले सर क्या है आइटम, याद करते चलो, याद कर लो। HTTP का फुल फॉर्म क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक सेकंड, हेलो, हाँ क्लास लेता हूँ, बता। आ गया वापस। ठीक। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसी में जब एस जुड़ जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, सिक्योर। अब ये आपके डेटा को सुरक्षित रखने का काम करता है भैया। यूआरएल क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। यूआरएल एक प्रकार का वेबसाइट का एड्रेस है, वेबसाइट का एड्रेस है, सारे वेबसाइट का एड्रेस है भैया यूआरएल। ठीक है। www का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली ने किया 1989 में। 1991 लिखा गया, 1989 है, सुधार लेना 90। वेब ब्राउजर का कार्य क्या है? तो वेब पेजेस को डिस्प्ले करना। वेब ब्राउजर होता है ना, जैसे गूगल क्रोम हो गया, google.com नहीं बोल रहा हूँ, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, आपका सफारी हो गया। ठीक है, ये जो बेसिक यूज करते हैं, ओपेरा हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सब वेब ब्राउजर है। तो वेब ब्राउजर क्या करता है? वेब पेजेस को डिस्प्ले करता है, अलग अलग वेबसाइट के वेब पेजेस को डिस्प्ले करने का काम करता है जी। सर्च इंजन का उदाहरण क्या है? सर्च इंजन एक दरअसल एक वेबसाइट्स है। सर्च इंजन क्या है? वेबसाइट्स हैं जो जानकारी खोज के देने में मदद करते हैं, जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, डक डक गो हो गया, है ना, ये सब सर्च इंजन है। आईएसपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईपीएस नहीं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस 127.0.0.1 किसे दर्शाता है? ये लोकल होस्ट लूप बैक एड्रेस। ये कोई मेरे को एक्सप्लेन कर देगा क्या, क्या है ये? थोड़ा बहुत तो कंप्यूटर के जानकार है, ये कोई बताएगा लोकल होस्ट लूप बैक एड्रेस क्या है? देखो, जैसे व्हाट्सएप पे अभी एक आता ना, जैसे मुझे अगर कुछ काम करना है और मुझे खुद को याद दिलाना है, तो यू करके खुद का नंबर ही होता है, उसमें सेव होता है बाय डिफॉल्ट, अभी आता है ऑप्शन में, आप उसमें खुद को मैसेज डाल दीजिए, आपके पास मैसेज सेव रहेगा, है ना। तो मैं ये करता हूँ, है ना, कि मेरे को दिन में भी क्या क्या टास्क करने हैं या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैं खुद अपने पास खुद को भेज देता हूँ। तो आप अपने आप से ही कम्युनिकेट कर रहे हो, बस वैसे ही सिस्टम अपने आप से ही कम्युनिकेट करता है, ये 127.0.0.1। ठीक है, ये खुद का ही आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस मतलब खुद अपने आप पहुंचाए, इसी को क्या बोलते हैं? लोकल होस्ट लूप बैक एड्रेस। ठीक है, अपने खुद के एड्रेस को दर्शाता है। जी बिल्कुल, खुद का नंबर। ठीक है खुद के एड्रेस तक ही पहुंचा देगा आपको आईपी, खुद के एड्रेस। तो ये लोकल होस्ट या लूप बैक एड्रेस। लूप बैक मतलब वापस घूमना। ठीक है, जैसे आप लूप मतलब समझ गए, लूप का शब्द मतलब भी याद रखना, लूप का मतलब भी याद रखना। जैसे आप देखना कोई गाना या कोई वीडियो ना, सेटिंग्स में जाएंगे ना, वहाँ पे लूप का ऑप्शन रहता है। अगर कोई गाना आपको बार बार सुनना है, लूप में लगा दिए, वो एक बार खत्म होगा फिर वही गाना चलेगा, उसको लोग बोलते हैं लूप। कुकी क्या है? यूजर की जानकारी स्टोर करने वाला स्मॉल टेक्स्ट फाइल है। अगर एक एक लाइन में पूछे कुकी क्या है, वेबसाइट है, वेब ब्राउजर है, क्या है? ये टेक्स्ट फाइल है। कुकी क्या है? एक प्रकार का टेक्स्ट फाइल है। बोले सर ये क्या आइटम है? जैसे समझना, जैसे आप कोई दुकान जाते हो, बार बार किसी कोई दुकान जा रहे हो, कहीं इडली खाने जा रहे हैं, कहीं डोसा खाने जा रहे हो, कुछ सामान लेने जा रहे हो, कुछ भी, तो आप रेगुलर कस्टमर हो गए, बार बार उसी स्टॉल में इडली डोसा खाने जा रहे हो, हाँ कि ना? तो वो आपको पहचान लेता है नहीं, अरे रे भैया आप डेली आते हो, बोले हर हफ्ते आते हो, बोले ठीक है आओ। तो बस ऐसे ही वेब ब्राउजर भी आप जिन जिन देखो, आप जिन जिन वेबसाइट्स पर जाओगे तो ना उसके कुकीज बन जाते हैं, यानी कि वो स्टोर हो जाता है, वो डेटा स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। जैसे अमेजोन में आप कार्ट, एक कार्ट होता है नहीं, मतलब आप, मेरे को जैसे कोई बुक पसंद आ गया, बट ये मैं सोच रहा हूँ कि भैया अभी जितने बुक मंगाया हूँ पहले उतना पढ़ लेता हूँ, उसको बाद में खरीद लूंगा। तो मैंने क्या किया, कार्ट में डाला और एग्जिट मार दिया, फिर भी वो स्टोर करके रखा हुआ है, क्यों? कुकीज के माध्यम से। इतनी बात समझ? तो ये कुकीज जो है वो बिस्किट नहीं है खाने वाला, ठीक, याद रहेगा। चलो,
फायरवॉल का प्रयोग किस लिए होता है? फायरवॉल का प्रयोग जो है नेटवर्किंग की दुनिया में होता है सिक्योरिटी के लिए। ये अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकने के लिए यूज किया जाता है। एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है फायरवॉल। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो इंटरनेट के माध्यम से स्टोरेज और सर्विस प्रोवाइड करना, इंटरनेट माध्यम से स्टोरेज प्रोवाइड करना और सर्विस प्रोवाइड करना क्लाउड कंप्यूटिंग का काम है। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, देखो कोई वीपीएन यूज करता है तो थोड़ा सा उसका एड्रेस वगैरह पकड़ाता नहीं है ना। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, अगर ये मैं पहले भी ये बात बोलता हूँ कि अगर आप इनकॉग्निटो मोड नहीं जानते और ये वीपीएन सर्वर यूज करना नहीं जानते तो यकीन मानिए आप सब भी स्टूडेंट हैं, आप शरीफ हैं, ठीक है। मैं भी नहीं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन बस पढ़ा है मैंने, है ना। वीपीएन जैसे क्या होता है, कभी कभार किसी वेबसाइट का एक्सेस इंडिया में नहीं दे रहा आपको, ठीक है, आपको वेबसाइट का एड्रेस इंडिया में नहीं दे रहा है, तो फिर वो वीपीएन का यूज करते हैं। उसमें फिर अपना एड्रेस जो है वो इंडिया ना दिखा के कई दूसरे कंट्रीज का दिखा देते हैं, तो उस वेबसाइट का एक्सेस मिल जाता है, ठीक। जैसे कोई पढ़ने वढ़ने वाला वेबसाइट है उसको ब्लॉक करके रख देते नहीं, बस वैसे ही, ठीक है। चलो, साइबर सिक्योरिटी और वायरस। वायरस का फुल फॉर्म क्या है पहले भी बता चुका हूँ, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ट्रोजन हॉर्स क्या है भैया? मेलवेयर प्रोग्राम है, एक प्रकार का मेलवेयर प्रोग्राम या मैलिशियस प्रोग्राम है। मेलवेयर में बहुत सारे उदाहरण है इसके, वायरस हो गया और वायरस के अलावा वॉर्म हो गया, स्पाईवेयर हो गया, और क्या पड़े जी, ट्रोजन हॉर्स हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, जिसमें खुद सेल्फ रेप्लिकेट करने वाले वायरस और वॉर्म है, ये खुद की अपनी प्रतिलिपि बना लेते हैं, ये सेल्फ रेप्लिकेट कर लेते हैं। क्या करते हैं? सेल्फ रेप्लिकेट कर लेता है, सेल्फ रेप्लिकेट कर लेता है। लेकिन यहाँ पे वॉर्म और वायरस में आप अंतर देखोगे, वॉर्म और वायरस में अंतर देखोगे। वॉर्म में क्या लिखा हुआ है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी कि खुद की प्रतिलिपि बना लेता है। लेकिन वायरस में लिखा हुआ है होस्ट फाइल नीडेड, होस्ट फाइल नीडेड। बोले सर अभी आप दोनों में समानता बता रहे हो, खुद प्रतिलिपि बना लेता है, बोले यहाँ पे अंतर बता रहे हो, क्या मतलब इसका? जी बिल्कुल, दोनों सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, खुद की प्रतिलिपि बनाते हैं, लेकिन वायरस जो है उसको सहायता होती है किसी फाइल की, मतलब वो किसी फाइल के साथ अटैच होकर चिपक कर रहता है, उसके बाद रेप्लिकेट करता है। वॉर्म को किसी फाइल की आवश्यकता नहीं होती, बस ये समझ लेना जैसे वायरस मतलब एक इंसान की तरह है, अगर उसको आगे अपना वंश बढ़ाना है, ठीक है, तो उसको किसी दूसरे आदमी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और वॉर्म ऐसा है, बोले खुद कर ले, बोले किसी और आदमी औरत की जरूरत नहीं, बोले खुद अपना वंश आगे बढ़ा लेगा, बस ये अंतर है, समझ लो। लेकिन रेप्लिकेट दोनों करेंगे, दोनों मेलवेयर प्रोग्राम है। रैंसमवेयर, कल भी इसका जिक्र हो गया था कंप्यूटर के टॉपिक में। रैंसम मतलब फिरौती मांगते नहीं, पैसा, तो डेटा को इनक्रिप्ट करके पैसे की मांग करता है। फिशिंग भी बता दिया, फेक ईमेल्स से, फेक लिंक से उसके जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको चुरा लेना, पासवर्ड चोरी कर लेना। की लॉगर क्या है? तो की स्ट्रोक रिकॉर्ड करता है। जैसे मैं भैया टाइप किया, मैं पासवर्ड ही टाइप कर रहा हूँ, सपोज अपने सिस्टम में पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ, तो जो जो की दबाऊंगा ना वो की रिकॉर्ड हो जाएगा, वो की लॉगिंग, की लॉगर का काम होता है। चलो आगे बढ़े। स्पाईवेयर यूजर एक्टिविटी ट्रैक करता है, वो सारे आप जो भी काम कर रहे हो सब ट्रैक करेगा। कैप्चा, कैप्चा का फुल फॉर्म भी अपन देख लेते हैं, दोबारा रिपीट है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। मैंने बोला जब आप फॉर्म फिल भरोगे, जितने भी कुछ ऐसे फॉर्म फिल वाले में ये सब दिखता है कैप्चा कोड, तो कैप्चा कोड डले रहता है, बोले कि भैया कोई कंप्यूटर या बोट तो नहीं हो आप। साइबर क्राइम का उदाहरण है भैया, जो भी ऑनलाइन सब ठगी हो रही है सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है, हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर बिल्डिंग। HTTPS कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? SSL, ऊपर भी आ गया था, सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर। अब ये देखो, ये DBMS और प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है, यहाँ पर कुछ पॉइंट जरूर आएंगे, लेकिन मैं चैप्टर पढ़ाया हूँ DBMS करके, अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा वो DBMS को आप जाके देख ले, ठीक है, DBMS को जाके देख ले। और जो यूट्यूब में भी देख रहे होंगे इस लेक्चर को, तो वो DBMS का टॉपिक मैं पढ़ाया हुआ हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे ना, HR की पूरी किताब को मैंने कवर कराया था, उसमें DBMS देखें तो आपको DBMS का थोड़ा टॉपिक समझ आएगा। अभी मैं सिर्फ पॉइंट पढ़ के बता रहा हूँ। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, MS एक्सेस इसका उदाहरण है। बहुत सारे चार पांच मैंने प्रकार बताए थे, है ना, रिलेशनल DBMS, SQL, नो SQL, इस टाइप के बताया थे, याद आ रहा होगा। उस SQL का फुल फॉर्म भी बताया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। प्राइमरी की क्या होती है? यूनिक आइडेंटिफायर कॉलम इन टेबल, तो ये मैं वहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ डीप में। यूनिक आइडेंटिफायर कॉलम इन टेबल, कॉलम को क्या बोलते हैं, रो को क्या बोलते हैं, ACF, एट्रीब्यूट, कॉलम, फील्ड, इस टाइप का थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा आपको। फॉरेन की क्या होती है? दूसरे टेबल की प्राइमरी की से रिलेशन बनाना।
नॉर्मलाइजेशन का क्या उद्देश्य है? तो डेटा रिडंडेंसी कम करना। एमएस एक्सेस आरडीएमएस का उदाहरण है, रिलेशनल डीबीएमएस का उदाहरण है। क्वेरी क्या है? डेटाबेस से जानकारी प्राप्त करने का निर्देश, मतलब मुझे ये डेटा ला के दो, मुझे ये फाइल ला के दो, मुझे ये इन्फॉर्मेशन ला के दो। तो डेटाबेस से जानकारी प्राप्त करने का निर्देश क्या है? क्वेरी कहलाता है। डीएमएल का फुल फॉर्म क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। फुल फॉर्म याद रखना डीएमएल का, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीडीएल का फुल फॉर्म डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल का फुल फॉर्म डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सी भाषा के जनक, ये जब मैं इन्वेंशन वाला पढ़ाऊंगा टॉपिक तो सी थोड़ा सा अजीब सा शब्द लगता है, मतलब थोड़ा गाली वाले टाइप का, बेवकूफ टाइप का। तो सी तू है कि मैं हूं, तो तू है बोला, तो तू से टू याद रखना 1972। और ज्यादातर रिच लोग, डेनिस रिची नाम है पूरा, रिच लोग थोड़ा सी होते हैं, तो डेनिस रिची सी भाषा, सी लैंग्वेज के जनक हैं। सी में हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या है? डॉट एच। सी भाषा में मेन ये क्या है? प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट फंक्शन। अब ये क्या एंट्री पॉइंट है, ये सी लैंग्वेज पे अपन काम नहीं किए, ये पढ़ लेना बस। कंपाइलर क्या है? सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलता है। बोले सर ये क्या आइटम हो गया? देखो लैंग्वेज ट्रांसलेटर तीन प्रकार के होते हैं। असेंबलर, जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। फिर एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है कंपाइलर। ये भी सब मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करते हैं दोनों, ठीक है। तो ये आपका सोर्स कोड है, और ये मशीन लैंग्वेज में जो बदल रहा है ना, उसको ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। तो कभी ऐसे चेंज करके दे दे तो कंफ्यूज मत होना। इधर जो भी रहेगा सोर्स कोड, राइट साइड जो रहेगा वो मशीन कोड, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या काम करता है? देखो दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है और कंपाइलर एक साथ कर देता है। एल्गोरिदम क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। एल्गोरिदम मतलब फॉर्मूला। जैसे कोई भैया कोई मुझे मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करना भी। तो बस एल्गोरिदम क्या है? कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। फ्लो चार्ट क्या दर्शाता है? तो प्रोग्राम लॉजिक का विजुअल डायग्राम है। लूपिंग स्टेटमेंट क्या है? किसी टास्क को बार बार दोहराना, वो लूपिंग स्टेटमेंट कहलाता है। वेरिएबल क्या है? एक मेमोरी लोकेशन है, एड्रेस है, समझ लो मेमोरी लोकेशन जहां डेटा स्टोर होता है, वो वेरिएबल कहलाता है। उप्स क्या है? उप्स वाला उप्स नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका फुल फॉर्म लिख लेना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इसके चार मुख्य सिद्धांत है, चार पिलर्स हैं। चार पिलर्स क्या है? एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन डेटा को छिपाना, एनकैप्सुलेशन कहलाता है, डेटा को छिपाना। इसका मतलब बता देता हूं, डेटा को छुपाना, एनकैप्सुलेशन, कैप्सूल, कैप्सूल में डाल रहा, समझ लो, डेटा को छुपाने का काम कर रहा है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या है? गुणों का विरासत में मिलना इनहेरिटेंस कहलाता है। जैसे भैया एक जैसे पिताजी जैसे दिखेंगे वैसे थोड़ा बहुत बच्चा दिख जाता है, पिताजी का जैसे हरकत है माता पिता का वैसे थोड़ा बच्चे में आ जाता है। इनहेरिटेंस, गुणों का विरासत में मिलना। पॉलीमॉर्फिज्म, ये बोलते हैं, पॉली मतलब होता है बहुत, एक ही काम को अलग अलग तरीके से करना, क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। और एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन है कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान बनाना। मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई पॉइंट है तो थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल दे के आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ ना, बस। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान बनाना। ये थे 100 वन लाइनर कंप्यूटर के पॉइंट्स। इसमें कुछ हार्ड लेवल, मीडियम लेवल, इजी लेवल, सब टाइप के वन लाइनर मैंने डलवाए हैं, और कुछ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है। और जो इसको यूट्यूब में देखिएगा उनको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नहीं आ रहे? ठीक है। सी में प्रोग्रामिंग करते हैं तो मेन फंक्शन स्टार्टिंग किया जाता है, ओके, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। अपन उस पर काम नहीं किए हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना।